विश्व शांति के लिए किया काम, हर क्षेत्र में निभा रहा अग्रणी भूमिका। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, हरियाणा में भाई भतीजावाद हुआ खत्म, कांग्रेस पर जमकर किया हमला। विधायक नीरज शर्मा ने जारी किया अपना रिपोर्ट कार्ड, कहा जनता की सेवा से नहीं थका हूं, पिछले साल भी जारी किया था रिपोर्ट कार्ड। और तेल के दामों में फिर उछाल, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी, बढ़ते दामों ने किया जनता का जीना मुहाल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोप है इस आरोपी पर। आरोपी धर्मेंद्र को पलवल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर एसटीएफ पुलिस को मिली है। सोनीपत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोप लग रहे हैं। आरोपी धर्मेंद्र को पलवल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता एसटीएफ पुलिस को यहां पर लगी है। सोनीपत से बड़ी खबर, आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के का आरोपी है धर्मेंद्र। आरोपी धर्मेंद्र को पलवल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोप है धर्मेंद्र पर। आरोपी धर्मेंद्र को पलवल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर सोनीपत से बता रहे हैं आपको, एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, जो ये आरोपी है धर्मेंद्र, ये अलग अलग नाम बदलकर जो है इन दिनों बिहार में रह रहा था और एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोपी जो धर्मेंद्र है, ये पलवल से गिरफ्तार हुआ है। और बात करें अगर 2015 में ये पैरोल पर बाहर आया था और अलग अलग घटनाओं को अंजाम देकर ये फरार हो जाता था। अगर बात करें तो धर्मेंद्र ने बहादुरगढ़ के जूता व्यापारी 2017 में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उसके बाद सोनीपत में भी इसने 19 लाख रुपए की लूट को LIC कार्यालय में अंजाम दिया था। उसके बाद जो है 2 मर्डर इस पर आरोप है, मर्डर के आरोप है। तो वहीं से अलग अलग मामलों, दर्जन समेत मामले इस पर हैं। और अगर बात करें तो ये बिहार के दामलवाड़ी क्षेत्र में अपना नाम जो है सुल्तान खान बदलकर जो है वो रह रहा था। हालांकि इसने बिहार में जाकर शादी भी की है और वहां पर एक मुस्लिम महिला की साथ ये लंबे समय से रह रहा था। आरोपी से जो है विशाखापट्टनम में 180 किलोग्राम गांजे के साथ भी इसके मामला दर्ज है। यानी कि अब सोनीपत पुलिस ने जहां अलग अलग राज्यों में घटना अंजाम देने वाले आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सुल्तान को जो है पलवल से गिरफ्तार किया। ये अपने आप में सोनीपत पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह आरोपी दर्जनों वारदात में शामिल रहा है और उसके बाद जो है वारदात अंजाम देकर बिहार में छुप जाता था, वहां पर फेक आईडी के साथ रह रहा था। अब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। आपको बताते चले, लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी का आरोपी है धर्मेंद्र। आरोपी धर्मेंद्र को पलवल से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता एसटीएफ पुलिस को हाथ लगी है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत से, जहां पर एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। नाम बदल बदल करके ये आरोपी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करता था। फिलहाल एसटीएफ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है आरोपी धर्मेंद्र। सोनीपत से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। नाम बदल बदल करके आरोपी अपनी जगह बदलता रहता था और आखिरकार अब एसटीएफ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण अभियान ने इतिहास रच दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटि कोटि प्रणाम से संबोधन की शुरुआत करी। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ वैक्सीन के बाद देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना योद्धाओं ने कड़ी मेहनत करी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम से मिसाल पेश करी है। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पीएम ने एकता का संदेश देने वाली गतिविधियों से जुड़ने की अपील भी करी है। सरदार पटेल का जीवन प्रेरणा देता है। किस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, मुझे ये, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूँ। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, इलाहाबाद
बाद उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचारक के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जो सरकार के कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और जीत के बाद इलाहाबाद की तस्वीर को बदलने का वादा कर रहे हैं। आपको बताते चले, मनोहर सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में सिर्फ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले यहां से जीतने वाले विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, बावजूद उन्होंने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में अब से पहले सत्ता में कई सारी सरकारें आई, विकास के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जेसी बोस के नाम पर विश्वविद्यालय का नामांकन साल 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ संवाद भी उन्होंने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता को आगे बढ़े, उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ाव रखती है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एलुमनाइज हैं, उनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में भाई भतीजावाद भी खत्म हो गया है। मेरिट के आधार पर लोगों की नौकरियां लग रही हैं। जेपी दलाल ने कहा कि खेलों में भी हरियाणा ने खूब नाम कमाया है। वहीं सीएम के बदले जाने की अफवाह पर भी जेपी दलाल ने कहा कि क्यों बदला जाएगा मुख्यमंत्री, प्रदेश सही दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल में बदलाव और नए मंत्री बनाए जाने पर भी जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पर है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में तो भाई भतीजा वाद होता था। साल में एक आध बार ऐसा वक्त आता ही है जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो है बेमौसमी बारिश की वजह से हमारा जो सब्जियों का प्रोडक्शन कुछ दिन के लिए रुक गया और किसान की जो प्रोडक्शन हो जाता है तो 50 पैसे 60 पैसे रुपए किलो भी उसको बिकता है। तो किसान को भी कभी कभी तो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगी क्योंकि अब मौसम साफ हो चुका है, प्रोडक्शन एकदम से आएगा। और
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भाई भतीजावाद अब खत्म हो चुका है और ईमानदारी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किस नजरिए से देखा जा सकता है इसे? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के कृषि मंत्री इस प्रकार से आज भिवानी आए थे। उन्होंने जनता दरबार भिवानी में लगाया था। लोगों की समस्याएं वो लोग सुन रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि आज जो प्रदेश में सरकार है उसमें भाई भतीजावाद बिल्कुल समाप्त कर दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि पहले इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जो है नौकरियां बंदरबाट की जाती थी, लेकिन अब जो है ऐसी स्थिति नहीं है। पढ़ने जो बच्चे हैं वो पढ़ करके मेरिट के हिसाब से नौकरियां पा रहे हैं। वहीं खेलों में भी हरियाणा ने काफी नाम कमाया है, ऐसा जेपी दलाल ने कहा है। उनका कहना है कि खेलों में हरियाणा जो है नंबर 1 बन चुका है। और साथ ही उन्होंने इस प्रकार से अफवाहें चल रही थी पिछले दिनों कि मुख्यमंत्री के बदले जाने की संभावनाएं हैं, उन पर भी विराम लगाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री क्यों बदला जाएगा, ईमानदारी से पूरा प्रदेश जो है वो चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, सही दिशा में प्रदेश चल रहा है, तो ऐसे में बदले जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल दीपक, जेपी दलाल ने यह भी कहा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जमकर उन्होंने निशाना भी साधा है। बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं, जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें न केवल महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती थी, साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पहले सरकारें जो है अपने आदमियों को, अपने परिवार वालों को नौकरियां दिया करती थी। हालांकि उनकी सरकार ने इस मामले को सुधारा है और पेपर लेने शुरू किए हैं। मेरिट के हिसाब से आज जो है नौकरियां सभी को मिल रही हैं, बिना पेपर के, बिना मेरिट के किसी को भी उनकी सरकार में नौकरी नहीं मिलती है। साथ ही महंगाई पर भी उन्होंने कहा है कि महंगाई पहले के मुकाबले कम बढ़ रही है। हालांकि पेट्रोल व डीजल बेशक से बढ़े हैं, लेकिन पहले जो है अन्य सामान भी महंगा होता था, अब की बार ऐसा नहीं है। तो महंगाई भी कम होगी क्योंकि फिलहाल जो है बारिश भी ज्यादा आई है। बारिश ज्यादा होने के कारण किसानों की जो फसलें हैं वो खराब हुई है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति में सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईमानदारी के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है और अब हरियाणा में भाई भतीजावाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में नीरज शर्मा की चोटी काटने के लिए आतुर दिखाई दे रहे लोगों की मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण की चोटी है। गर्दन कटेगी पर चोटी नहीं। दरअसल एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि मैं ना तो एनआईटी की जनता की सेवा से थका हूं और ना अभी रुका हूं। शर्मा ने आज यहाँ अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। हालांकि अपना ये रिपोर्ट कार्ड मीडिया में जारी करते हुए विधायक ने स्पष्ट कह दिया है ना तो उनसे किसी ने ये ब्यौरा मांगा है और ना ही वे इसे देने के लिए बाध्य हैं, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपने वोटर्स को ये बताएं कि आखिर पिछले 2 साल में नीरज शर्मा ने क्या किया है। आपको बताते चले पिछले साल भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड इसी तरीके से जारी किया था। वाला कि जो बार बार चोटी के पीछे पड़ते हैं, मेरा दायित्व बनता है आप सबके प्रति कि मैं 2 साल में आप लोगों के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, जिस उद्देश्य से आपने चुना, मैं क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं। और खास तौर से मैं उन साथियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जो बार बार चोटी के पीछे पड़ते हैं, चोटी काटने की बात करते हैं, उनको हमेशा जिंदगी में ये चीज बात याद रहनी चाहिए, ये ब्राह्मण की चोटी है, गर्दन कटेगी, चोटी नहीं कटेगी। क्योंकि नीरज शर्मा को अपने साथियों पे, अपने लोगों पे और उनको टीम पंडित जी के लोगों को इतना भरोसा है कि नीरज शर्मा कोई ऐसा गलत काम नहीं करने वाला कि जिससे उसके चाल चरित्र, चेहरे पे कोई उंगली भी उठा सके।
साथियों, सबसे पहली बात, मैं विधानसभा में चुन के गया। इससे पहले आप सबको पता था, मैंने चुनाव में कहा था कि चंडीगढ़ में मैं मेरी विधानसभा की नाक नहीं कटवाऊंगा। आप किसी से कहेंगे कि NIT 86 में रहता हूं तो कोई ये नहीं कहेगा कि साहब आपका विधायक तो ऐसा है। आज मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे बात त्याग की हो, चाहे बात सत्यता की हो, चाहे बात ईमानदारी की हो, चाहे बात मान सम्मान की हो, चाहे गरीब की लड़ाई की हो, चाहे मजदूर की लड़ाई की हो, या पूंजीवादियों के खिलाफ की लड़ाई की हो, हरियाणा में आप बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा विधायक अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और आपने सहयोग किया, सारी लड़ाइयां आपने देखी हैं मेरे साथ में। सर्वप्रथम बनते के संग सबसे पहला जो मैंने कार्य किया, आप सबने देखा होगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लेके कहा था कि मैंने तो डिमांड रखी थी कि हर स्कूल तक रास्ता हो, कि बच्चे स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं, स्वच्छ पहन के आएं। परंतु सरकार ने इसको सिर्फ सरकारी स्कूल तक सीमित कर दिया। सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आपके भाई बेटे की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मेरा नाम लेके कहा कि ये चीज मेरे को नीरज शर्मा जी ने बताई। तत्पश्चात सॉर्बिटेट की गोली, बहुत छोटी गोली आती है, हृदयघात हो जाता है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण गोली वो होती है। उसके लिए मैंने आवाज उठाई, हरियाणा में कानून बना। हालांकि कोरोना की वजह से जो नोटिफिकेशंस हैं, जहां जहां वो गोली रखी जानी चाहिए, चाहे मेडिकल किट हो, चाहे ATM हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे मंडी हो, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है सरकार ने। उसके लिए मैंने आवाज उठाई कि हर जगह सॉर्बिटेट की गोली मिले, जिससे कि किसी के यहाँ भी हृदयघात हो, हार्ट अटैक पड़े, आदमी इमरजेंसी में वो गोली जीभ के नीचे रखे और कम से कम उतना समय मिल जाए कि एक जीवन भी हम बचा पाए, तो बहुत। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को पलवल में 5,60,13,000 रुपए की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का नारियल तोड़कर शिलान्यास कर दिया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला, बीजेपी नेता वीरपाल दीक्षित, हरेंद्रपाल राणा आदि मौजूद थे। वहीं राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उक्त सड़कों का निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तय कर दिया है कि बरसात के कारण जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, उनके एस्टीमेट बनाकर भेज दिए जाएं। सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी। पलवल विधानसभा की, जहां से हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उस हल्के की 5 सड़कों पर, इनकी कुल लंबाई 9.23 किलोमीटर है, लगभग 9.25 किलोमीटर, जो PWD की सड़कें हैं और जिनको चौड़ा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए उन पर खर्च होना है। सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी निहंग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहंग नवीन को 30,000 के निजी मुशलके पर जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया। नवीन ने कहा कि पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं है। आपको बताते चले, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में निहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था। आरोप है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया था। वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने उस पर RSS और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था। कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की है और ना ही उसने किसी से पैसे लिए हैं। उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नवीन के वकील योगेश ने बताया कि योगेश को कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं नवीन के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा गया है, जिसके बाद आरोपी नवीन को 30,000 के मुशलके पर जमानत मिली है। सोनीपत में महंगाई का असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं और युवतियां बाजार तो पहुंच रही हैं, लेकिन महंगाई के चलते सिर्फ उन्हीं सामानों को खरीद रही हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ती महंगाई का असर दुकानदारों को भी झेलना पड़ रहा है। बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का कहना है कि सामान महंगे हो गए हैं, लेकिन त्योहार है तो खरीदारी भी करनी जरूरी है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में ग्राहक में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते ये बढ़ोतरी व्यापार में नहीं बदल सकी। मेहंदी लगाने वाले कारीगर ने बताया कि बाजार में भीड़ ज्यादा है, लेकिन मेहंदी लगाने वाली महिलाएं कम आ रही हैं। बहुत बेटर है और कस्टमर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है इस बार कोरोना को लेके। और उन्होंने आज सेट की डिमांड होगी, लिपस्टिक, नेल सब कुछ अच्छे से है। बहुत मार्केट में भीड़ है, अच्छा रिस्पॉन्स आया। पहले से बहुत चूड़ियाँ बहुत दिख रही हैं। फायदा है कि पहले से वैसे लॉकडाउन लगने के बाद ही है कि ग्राहक एकदम पागल सा हो गया है, आराम से अपना शॉपिंग वगैरह कर रहा है। और पहले से बहुत बढ़िया शॉपिंग हो रही है, बहुत भीड़ रह रही है, हलचल रह रही है मार्केट में। और क्या नाम कहते हैं, बहुत बढ़िया है अब की बार मॉल बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, जिसको लेकर के हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं करनाल में क्रिकेट सीखने आए बच्चों ने भारत की जीत के लिए अपने गुरु के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और भारत की जीत के लिए बच्चों ने भगवान से प्रार्थना करी। आपको बताते चले, बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भारत के लिए चीयर अप भी किया और प्रसाद भी बांटा है। मैं अच्छे तरीके से देखूंगा। मैं देखूंगा कि भारत और पाकिस्तान का आज, और मैं चाहता हूँ कि भारत जीते और पाकिस्तान भारत जीत करके आए और अच्छा स्कोर करे और टॉस विनर हो भारत। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, जो कि हमने आज हमारी अकेडमी ओपीएस क्रिकेट अकेडमी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हिंदुस्तान की पूरी दुआएं हिंदुस्तान टीम के साथ हैं और आज हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान विजयी रहे। मुझे विराट कोहली और केएल राहुल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा आईपीएल में उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन निकले हैं और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है इंडिया टीम की। बेहतरीन और इससे कमाल और रोमांचक मैच कोई और हो नहीं सकता है, इतिहास के अंदर भी है। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया जिस तरीके से अभी तक खेलता आया है, हमको पूरी उम्मीद है कि भी कल वाला मैच वो पाकिस्तान के साथ जो खेलेगी अपना बेस्ट देके और जीत हासिल करेगी। कि आज इंडिया हमारा जैसे भी खेलेगा पॉजिटिव इंटेंट से खेलेगा और मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन की बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसमी बारिश से पहले ही किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और किसान की धान की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। और 25-30 हजार रुपए ठेका जिसकी जमीन ले रखी है उसको देना पड़ेगा। अब धान में कुछ बचेगा नहीं, आगे गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती, ऐसा काम हो रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार कर चुके हैं हम, और इस रोड के साथ साथ एक नाले की खुदाई की जाए तो ड्रेन में पानी निकल सकता है। जहाँ जब यही कमा है, वही पंप नहीं है महकमे के पास, और अब हम पंप कहाँ से देवें? उनका ये जवाब है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है जी। और एक पंप हमने पहले जो रखा था वो जड़ लिया, दूसरा फिर ले रहे हैं मंगन है। पूरे देश में आज करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन एक परिवार के लिए आज का दिन मातम में बदल गया है। दरअसल आज सुबह अंबाला के गांव पटवी में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब बताया जा रहा है। मामला क्या, मेरा भाई और एक लड़का उसके साथ काम करने जा रहे थे कोरवा, तो रास्ते में दोनों बाइकों के आगे से आपस में टकराव हो गया।
ऐसा है जी, हमारे पास 3 पेशेंट मरीज लेके आए गए थे सुबह 7 बजे के करीब। तो उसमें से एक तो ब्रॉड डेड था, जो कि मतलब हमने देखते सारी ईसीजी करवाई, स्ट्रेट लाइन थी, तो वो मृत्यु घोषित कर दिया था, ब्रॉड डेड था। 2 का हमने 2 जनों को एडमिट कर लिया है और दोनों का इलाज चल रहा है, सीटी स्कैन हो गया है, तो बाकी रिपोर्ट पेंडिंग है। बाकी ट्रीटमेंट फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जब भी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। ये एक्सीडेंट का मामला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।